साल 1942 देश के अलग अलग जगहों पर पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके थे। और यही वो साल था जब भारत में अंग्रेजी राज के खात्मे की शुरुआत हुई। 1942 की इस क्रांति को दुनिया ने अगस्त क्रांति का नाम दिया। अगस्त क्रांति दुनिया और भारत की कई लड़ाइयों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि यह क्रांति साधारण लोगों के असाधारण जज्बे और जोश की कहानी थी। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन जोर पकड़ चुका था। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए सबकी नजरों से छिपकर रेडियो स्टेशन चला रही थी। मुंबई की जनता सड़कों पर उतर चुकी थी। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका था। नाना पाटिल और वाई.बी. चौहान के नेतृत्व में 17 में समानांतर सरकार का गठन कर दिया गया था। अंग्रेजों और सामंतवादी शक्तियों से दबी कुचली जनता ने जोरदार विद्रोह कर तालचेल को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त करा लिया। विद्रोह इतने बड़े पैमाने पर था, इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सेना को हवाई हमला भी करना पड़ा। उत्तर प्रदेश का शहर बलिया भी आजादी के लिए इनकलाब बोल चुका था और अंग्रेजी हुकूमत की कमर तोड़ने के लिए बगावत पर उतर आया। चित्तू पांडे की अगुवाई में जिला प्रशासन का तख्ता पलट दिया गया। पखवाड़े भर तक ब्रिटिश फौज को शहर में घुसने तक नहीं दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसकी अगुवाई कर रही थीं मातगिनी हाजरा। अंग्रेजी फौज की गोलियों की बौछार में हाजरा शहीद हो गईं, लेकिन शिद्दत से अपने हाथ में पकड़े तिरंगे को धरती पर गिरने नहीं दिया। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं तो अहिंसा में विश्वास करता हूं, लेकिन 1942 के आंदोलन का आप देखिए, बलिया एक मिसाल है आपने लिया। इस तरीके को बहुत सारी मिसालें हैं, छोटी छोटी जगह जहां लोगों ने हथियार उठाए, हमले बोले सरकारी दफ्तरों पर ब्रिटिश सरकार के, और ब्रिटिश सरकार को कुछ समय के लिए गायब भी कर दिया उन क्षेत्रों में। और बलिया उनमें से एक है जिसका नाम बार बार लिया जाता है। पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल बज चुका था और पूरा देश क्रांति की मसाल हाथ में लिए अंग्रेजों के अत्याचार का बदला लेने के लिए खड़ा हो गया था। देश की जनता बापू के नारे करो या मरो पर जान न्यौछावर करने को आतुर हो चुकी थी। ऐसा है, डू और डाई वाला जो नारा है, करो या मरो वाला नारा, उस नारे से एक माहौल बना पूरे देश के अंदर। और ये भी एहसास लोगों को हुआ कि ये जो समय है ये हमारे लिए सच में करो या मरो का समय है, क्योंकि ये ऐसा समय है जब आप अंग्रेज़ों की इस लड़ाई में, जिसमें वो हिटलर के खिलाफ शामिल हैं, उसका आप फ़ायदा उठाकर कुछ प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं। देश की जनता जाग चुकी थी और उसने क्रांति लिखने की पूरी योजना तैयार कर ली थी, जिससे अंग्रेजी सरकार को एक बारगी यह एहसास होने लगा था कि उसके पांव अब हिंदुस्तान की धरती से उखड़ने वाले हैं। जिसके बाद साल 1943 में भारत के वायसराय लॉर्ड बेवल ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि भारत में हमारे गिनती के ही दिन बचे हुए हैं
और घटनाओं को काबू में रखने की हमारी ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। हमारे पास अगर कुछ बचा है तो वो महज हमारी पुरानी साख बची है, और ये भी ज्यादा दिनों तक शायद ही चले। लॉर्ड बेवल। कोई पूछताछ की, भारत की ओर से लड़ाई में शामिल होने का ऐलान कर दिया। भारत का यूं लड़ाई में घसीटा जाना कांग्रेस को नागवार गुजरा। कांग्रेस कार्यकारिणी ने वर्धा में पारित प्रस्ताव में पोलैंड पर फांसीवादियों के आक्रमण की निंदा तो की, लेकिन साथ ही प्रस्ताव में जोड़ा भारत की ओर से युद्ध और शांति के सवाल का फैसला भारतीय लोग ही करेंगे। हम किसी ऐसे युद्ध से नहीं जुड़ सकते या उसमें सहयोग नहीं दे सकते जो साम्राज्यवादी नीतियों पर आधारित हो और जिसका मकसद भारत और दूसरी जगहों पर साम्राज्यवाद को मजबूत करना हो। भारत को बिना भारत की राय जाने ब्रिटिश साम्राज्य ने युद्ध में शामिल कर दिया और लगभग 1.5 मिलियन लोगों को युद्ध में शामिल होने के लिए भर्ती किया गया। कांग्रेस ने युद्ध में शामिल होने से इनकार किया। इसका पहला परिणाम ये हुआ, कांग्रेस की सरकारों ने, जो प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके विरोध में, और लगभग देश की सभी राष्ट्रवादी ताकतों ने इस युद्ध में शामिल होने का विरोध किया था और इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा था, एक अवसर के रूप में देखा था भारत को आज़ाद कराने का। कांग्रेस ने युद्ध में शामिल होने के बदले भारत को आजाद मुल्क के तौर पर देखने की अपनी मांग को दोहराई, लेकिन इस पर अंग्रेज सरकार का कोई जवाब नहीं आया। इस पर 7 प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में वायसराय लॉर्ड घोषणा की, युद्ध के बाद जितनी जल्दी हो सके एक बेहतर सुशासन देना ही ब्रिटिश सरकार का मकसद है। यानी 1935 के अधिनियम से जो नहीं मिला था वो अब लड़ाई के बाद मिलेगा। लेकिन कांग्रेस तो ना 9 नगद और ना 13 उधार चाहती थी। रामगढ़ में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में युद्ध में भारत को घसीटने का विरोध किया गया। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि पूर्ण स्वराज से कम किसी भी बात को मंजूर नहीं किया जाएगा। गांधी ने एक अपील किया 1942 से पहले, 1941-40 के बीच में, कि जो सरकारें बनी हुई थी कांग्रेस की, उन सरकारों से कहा गया कि वो सब रिजाइन कर दें इन प्रोटेस्ट। ये 1942 के आंदोलन के शुरू होने से पहले, ये उसकी बैकग्राउंड है, जिसका नतीजा ये हुआ कि सब ने रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिए सब मुख्यमंत्रियों ने जो 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 स्टेट्स में थे। उस पर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस की तरह से उसको मनाया और एक डे ऑफ डिलीवरेंस जिसको कहते हैं, और ये एक माहौल बनाया कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार जाने से लोग आज़ाद हो गए, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। तो एक टेंशन और बढ़ी, कम्युनलिज्म बढ़ा, सांप्रदायिकता बढ़ी, जो ऑलरेडी एक हाई पिच पर थी। भारत की जनता खुद ही अपनी संविधान बना सकती है और दूसरे मुल्कों के साथ अपने रिश्तों का फैसला कर सकती है। अधिवेशन के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर भारत को तुरंत आजाद कर दिया जाए तो भारत अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकता है। उनकी इस बात को मौलाना आजाद, सरदार पटेल और राजगोपालाचारी का समर्थन भी मिला। लेकिन एक ओर जहां कांग्रेस देश को युद्ध में झोंकने की मुखालफत में खड़ा था, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग के इरादे कुछ और ही दिख रहे थे। तारीख मार्च 1940, जगह लाहौर। मुस्लिम लीग ने बैठक में भारत के मजहब के आधार पर बंटवारे का एक प्रस्ताव पास किया। यहीं मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ कर दिया कि भारत एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र है। जिन्ना के इस बयान पर मौलाना आजाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने देश के बंटवारे को अपनी ओर से खारिज कर दिया। एक ओर भारत में राजनीतिक घटनाएं जोर पकड़ रही थी, तो वहीं विश्व युद्ध में अकेले पड़ गए ब्रिटेन को भारत की मदद की जरूरत थी। ऐसे में वायसराय ने बापू को बात करने के लिए न्योता दिया। मुस्लिम लीग ने उसका अपनी तरह से फायदा उठाया। वही चाहते थे, वही समझ रहे थे कि ये समय है जब आप बार्गेन कर सकते हैं, और इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार को फिर आखिरी बार जो एक मौका रहा, ब्रिटिश सरकार को ओपनली सपोर्ट किया, और इस उम्मीद में कि उनको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा।
और रिवॉर्ड तो यही था कि हमें अलग अलग हमें देश धर्म के नाम पर रिवॉर्ड की तरह मिले। 29 जून को मुलाकात के दौरान वायसराय ने कहा कि ब्रिटेन भारतीय लोगों को प्रशासन में और अधिक हिस्सेदारी देने के लिए इच्छुक है और नया संविधान बनाना भारतीयों की जिम्मेदारी है। ये घोषणा अंग्रेज सरकार की तरफ से एक अहम पहल थी, जिसमें संविधान और डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजों के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। दिल्ली में 7 जुलाई को कांग्रेस कार्य समिति की एक बार फिर बैठक हुई, जिसमें राजगोपालाचारी के उस प्रस्ताव को मान लिया गया, जिसके मुताबिक अगर आजादी दे दी जाए तो भारत युद्ध में मित्र देश के साथ होगा। लेकिन आजादी का ये प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को मंजूर नहीं हुआ। गांधी जी से अगला कदम उठाने की गुजारिश की गई, लेकिन अभी भी बापू ब्रिटेन की सामरिक योजनाओं को जन आंदोलन कर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। राज्यवाद विरोधी आंदोलनों में अलग अलग मत रखने वालों ने भी एकजुटता दिखाई और इसी एकजुटता का परिणाम था ब्रिटिश राज सत्ता को झुकना पड़ा। ऐसे में गांधी जी सत्याग्रह करने का फैसला कर चुके थे। बापू को ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके बाद बापू की राह पर चलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने भी व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, लेकिन उन्हें भी गोरखपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद नेहरू ने अंग्रेजी हुकूमत को चेतावनी देते हुए लिखा कि अगर ब्रिटिश सरकार ये सोचती है कि वो पहले की तरह हिंदुस्तान का शोषण करती रह सकती है तो ये उसकी भूल होगी। जवाहरलाल नेहरू को 4 साल की कठोर कारावास की सजा हुई। राजगोपालाचारी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, अब्दुल गफ्फार खान और आचार्य कृपलानी समेत बड़े नेताओं को कैद कर लिया गया। सत्याग्रह 1941 तक चलता रहा। हजारों लोग अंग्रेजों के जुल्म का शिकार हो रहे थे। सरकार ने सत्याग्रहियों की खबरें दबाने के लिए प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने हरिजन प्रकाशन की अखबार को स्थगित कर दिया। उधर गिरफ्तारियों के विरोध में सुभाष चंद्र बोस अलीपुर जेल में हड़ताल पर बैठ गए, जिसके बाद जेलर ने उन्हें जेल से निकालकर कलकत्ता में ही उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। लेकिन अंग्रेज उन्हें ज्यादा दिनों तक नहीं रोक पाए। तारीख 26 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस नाटकीय तरीके से ब्रिटिश चंगुल से निकलने के बाद बर्लिन पहुंच गए, जहां से देश को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज बनाने का काम शुरू करने लगे। उनकी ख्वाहिश थी कि भारत की आजादी के लिए अंतिम सांस तक लड़ना। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पेरोल हार्बर पर हमला कर दिया। ऐसे में संयुक्त राज्य अमेरिका भी लड़ाई में कूद पड़ा और इस तरह युद्ध का दायरा अमेरिका तक फैल गया। अगले कुछ ही दिनों में जापानी सेना ने शंघाई और थाईलैंड पर कब्जा कर लिया और मलाया तक पहुंच गई। (1942) का जब आंदोलन की स्थिति आई और रेजोल्यूशन पास हुआ बंबई 8 अगस्त को कि भारत को अंग्रेजों के खिलाफ डू और डाई की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्विट इंडिया की कॉल दी गई। उस समय मुस्लिम लीग ने ओपनली कहा कि हम अंग्रेजों के साथ हैं। मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस ने इसे आजादी की आखिरी लड़ाई बताई। शायद पार्टी को इस बात का एहसास था कि अंग्रेजी हुकूमत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लेगी। इसी बीच गांधी जी ने देशवासियों से बोल दिया कि आज से हर व्यक्ति अपना नेता खुद है और वो अपने हिसाब से आजादी की लड़ाई लड़े। जिस बात का शक था वो बात बाद में सच हुई और गांधी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्त में ले लिया गया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त से होनी थी। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया। किसी अनुभवी नेता के न होने पर अधिवेशन की कमान दूसरी पीढ़ी के हाथ में सौंप दी गई और बंबई की कमान थी अरुणा आसफ अली के पास। इन्होंने अगस्त की भीड़ की अगुवाई की और तिरंगा झंडा फहरा दिया।
ये अंग्रेजों को खुली चुनौती थी। बहुत से ऐसे लोगों को मौका मिला, लीडर्स को, जो सेकंड रंग की लीडरशिप थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जितने भी प्राइम जो लीडरशिप थी, टॉप क्रीम लीडरशिप, गांधी से लेके और नेहरू और पटेल और मौलाना आज़ाद और कृपलानी और जो भी जितने भी लोग थे, सबको अरेस्ट कर लिया था सरकार ने। तो नीचे की जो नंबर 2 की जो लाइन है, उसने लीडरशिप संभाली। अरुणा आसफ अली जैसे लोग आगे आए जो बहुत नौजवान थी उस समय, बहुत कम लोग जानते थे, उनको जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे यंग लोग आए जिन्होंने 1942 के आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद क्या था? पूरे देश में आजादी के मतवालों का जलजला उठ गया। अहिंसा के पुजारी के तमाम आह्वानों के बावजूद भी हिंसा भड़क उठी। सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। आम हड़ताल से बिजली और परिवहन की व्यवस्थाएं चरमरा गई। बलिया, तालचेर, सतारा, तामलुक, हर जगह क्रांतिकारियों ने क्रांति की अलख जगा दी। दूसरी ओर अंग्रेजों का दमन चक्र भी पूरी ताकत से चला और देश भर में 1 लाख गिरफ्तारियों के साथ ही आजादी के सैकड़ों दीवानों को मौत की नींद सुला दी गई। क्रांतिकारियों ने, क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग, झंडा फहराने जा रहे थे, गोलियां चली, फिर पुलिस स्टेशन में आग लगी। उसके बाद पूरे पुलिस चिमूर गांव को एक कैंप की तरह तब्दील कर दिया गया था, जहां ब्रिटिश पुलिस ने आकर वहां की महिलाओं की डिग्निटी पर अटैक किया, बहुत अत्याचार के लोगों पर। देश भर में कम से कम सैकड़ों स्थान थे जहां पर कलेक्टिव फाइन किया गया। तो बलिया, चिमूर जैसे स्थानों पर क्रांति की लौ थोड़ी ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन मैं मानूंगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट पूरे देश भर में समान रूप से ब्रिटिश राज सत्ता के खिलाफ चल रही थी। इसके बाद आक्रोश तेज हुआ और वो तूफान की शक्ल ले चुका था। 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन 3 साल तक चलता रहा। कई जगह हिंसा भी हुई क्योंकि बहुत से नौजवान शामिल हुए उसमें। तो उसमें वो ट्रेंड गांधीयन लोग नहीं थे जो एक हमेशा से गांधी के कंट्रोल में रहते थे। ये गांधी के कंट्रोल से बाहर हुआ और इसीलिए उसमें हिंसा भी बहुत देखने को मिली, क्योंकि नौजवानों का इसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा था। बापू का स्वास्थ्य जेल में रहने के साथ खराब हो चुका था और उसी दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई का निधन हो गया। इन सब के बाद गांधी जी ने 21 दिनों का अनशन रखा। अंग्रेज आंदोलन को दबाने के लिए गांधी जी और दूसरे नेताओं को दक्षिण अफ्रीका और यमन के जेलों में भेजना चाहते थे, लेकिन वो अंदर से डरे हुए थे कि कहीं ऐसा करने से विद्रोह और न भड़क उठे। इसलिए उन्होंने अपनी योजना को फाइल में ही बंद कर दिया और उस पर अमल नहीं किया। साल था 1944 का और उसी साल बापू को जेल से अंग्रेजी हुकूमत ने रिहा कर दिया था और धीरे धीरे भारत छोड़ो आंदोलन की चिंगारी थम गई। ये आंदोलन भारत को आजाद तो नहीं करा पाया, लेकिन फिर भी अगस्त की ये क्रांति अंग्रेजों की कमर तोड़ने में कामयाब रही और ये ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत की आखिरी कील साबित हुई।